को मेरी ऑडियो और वीडियो ठीक ठाक पहुंच रही है? ज़रा जल्दी से मुझे बताइए। क्विकली लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? जल्दी बताइए। जल्दी मुझे बताइए कि क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है? यदि हाँ, तो हम अपना आज का सेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं याद है? पहले मुझे एक बात बताओ कि कल की क्लास से रिवीजन करके आए हो कि नहीं आए हो? पहले तो ये बताओ, क्या आप सब कल की क्लास को रिवाइज करके आए हो? एक बारी चैट पे यस बता दो मुझे। जल्दी से अपना नाम, सिटी का नाम बता दीजिए और साथ ही साथ एक मेन काम कर दीजिए। और वो मेन काम क्या होता है? अपना लाइक कर देना, सेशन को लाइक कर देना। काफ़ी सारे बच्चे बता रहे हैं कि ऑडियो वीडियो ठीक ठाक आ रही है और आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। क्विक 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 क्विक, जल्दी बताइए जी। हाँ जी, चलिए जब तक बाकी बच्चे आते हैं तब तक हम एक रिप्लाई कर देते हैं। मुस्कान ने एक सवाल पूछा है। मुस्कान पूछती हैं कि सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आईआरआर का रेट कैसे कैलकुलेट करना है? वाईटीएम में तो हम I1 - T करके करते हैं। देखो, आप इधर भी 1 - T करके पहला रेट ले सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि जो आईआरआर निकाला जाता है वो एक्चुअली में हिट एंड ट्रायल से निकाला जाता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि आप एक्चुअली में आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, तो आप एक ट्राई कर रहे हो, आप सिर्फ और एक सिर्फ ट्राई कर रहे हो, तो इसलिए ट्रायल के रूप में निकाला जाता है। चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप सभी लोग आ गए हैं, और अगर आ गए हैं तो पहले तो लाइक रेशियो को 100% कर दो। जैसे ही लाइक रेशियो 100% हो जाएगी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी 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 लाइक रेशियो को पहुंचा दो 100%। और मैं उम्मीद करता हूँ यार, ये मुफ्ती वाला गेम नहीं चलेगा कि आएंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे। ये गलत बात है। कौन है पापी? आपको पता है ना बिना लाइक करने वालों के फिर मार्क्स का क्या होता है? पलक्काड़ से रामचंद्रन आए हैं। ESP शैडो कहते हैं 2 बारी कर दिया। 2 बारी नहीं करने बेटे, 2 बारी से तो वापस हो जाता है। इशिका कहती हैं आते ही लाइक कर दिया था। वेरी गुड। चलिए ज़रा, पटना से भी आए हैं, वेस्ट बंगाल से राजीव आए हैं, शिवानी वाराणसी से आई हैं। विच कंसेप्ट आर यू गोइंग टू कवर टुडे? बेटा आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ अनिमा। आज मैं अलग अलग पिछले 1-2 साल में इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन पूछे हैं मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये सारे के सारे कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से कवर करूँ, ठीक है? आइए, गुलबर्गा कर्नाटका से भी शैडो गेमिंग आए हैं। यार ये शैडो गेमिंग नाम नहीं पता चलता ना, ऐसे बच्चे का नाम भी होना चाहिए। चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है ना? ऑडियो वीडियो सब ओके है? ऐसे बस थम्स अप कर दो, जल्दी से बता दो ऑडियो वीडियो सब ओके है। कूल। अच्छा, शक्ति यादव है ये, की वजह से एफएम में कॉन्फिडेंस आया है। वेरी गुड राजीव, शाबाश। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं बहुत सारे और सेशन लूँगा। अभी मैं आरटीपी कराऊंगा, मॉक टेस्ट पेपर कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं सितंबर वाला पेपर सॉल्व कराऊँ पूरा आपके साथ बैठ के। तो बेसिकली आई वॉन्ट यू टू हैव अ कंप्लीट आउटलुक। फिर मैं पेपर बताऊंगा कि अटैम्प्ट कैसे करते हैं, पेपर अटैम्प्ट करना भी बताऊंगा। ठीक है ना? बैचेस, अब हमारे बैचेस CA-nitenguru.com पे अवेलेबल हैं। ऊपर वेबसाइट का नाम लिखा है, देख लीजिएगा, सबको बता दीजिएगा। हाँ, इसमें मैं ना एक सेशन और लूँगा एडजस्टेड NPV पढ़ाने के लिए, एडजस्टेड PV पढ़ाने के लिए एक सेशन अलग से लूँगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट्स तो आपने रिव्यू कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1,
अ फर्म कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग, वो कहता है कि हम एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दो प्रोजेक्ट में से किसी एक में। ईदर ऑफ द फॉलोइंग कहने का मतलब है दोनों में से किसी एक में हो सकती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। द फर्म एंटिसिपेट इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू बी 10%, वो कहता है कि देखो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी 10%, तो बेसिकली ये हमारी डिस्काउंटिंग रेट हो सकती है, क्योंकि नीचे डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से उसने पीवी फैक्टर भी दिया है, ठीक है। द प्री टैक्स, ध्यान रखिएगा, प्री टैक्स यानी टैक्स से पहले की बात हो रही है, कैश फ्लो, और वो भी कैश फ्लो की बात कर रहा है, ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द 5 ईयर आर एस फॉलोज। देखो दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, क्या हम दोनों में पैसा लगाने वाले हैं? ये बी होगा बेटा, बी, ये गलती से 8 लिखा हुआ है, बी होना चाहिए। प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, आप मुझे बताओ क्या हम दोनों में पैसा लगाने वाले हैं? नहीं, हम दोनों में से किसी एक में पैसा लगाने वाले हैं। अगर हम प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाते हैं तो 3 लाख रुपए पहले आउटफ्लो होगा, जीरो पीरियड पे हम लगाएंगे, उसके बाद इतना 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 इनफ्लो आएगा। अब देखिए इसका इनफ्लो बीच में ज़्यादा आ रहा है, एंड में भी कम आ रहा है, शुरू में भी कम आ रहा है। लेकिन अगर वहीं हम प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाते हैं तो शुरू में बहुत ज़्यादा आउटफ्लो आ रहा है, लेकिन बाद में काफ़ी, मतलब शुरू में कम इनफ्लो आ रहा है, सॉरी ज़्यादा इनफ्लो आ रहा है और बाद में काफ़ी कम इनफ्लो आ रहा है। तो अगर ऐसे में ना, अब देखो ऐसे में एनपीवी वगैरह जो होती है वो हिल जाती है, आईआरआर और एनपीवी के आंसर हिल जाते हैं, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में जब ऊपर नीचे होता है, ठीक है। आगे देखिए ज़रा, इग्नोर टैक्सेशन, बेटा उसने कह दिया टैक्सेशन को इग्नोर कर दो। तो अगर ये प्री टैक्स कैश फ्लो है, अगर वो कहता है कि ये प्री टैक्स कैश फ्लो है, तो हम इसी को बेटा मान के चलेंगे कि यही हमारा CFAT है। क्यों सर आप इसी को CFAT क्यों मानोगे? आप मुझे रीज़न दो सर, आप इसी को CFAT कैसे मान लोगे? सर मैं इसको CFAT इसलिए मान लूँगा क्योंकि ये कैश फ्लो है, बट उसने कहा था ये प्री टैक्स है, लेकिन टैक्स को इग्नोर करना है, तो टैक्स तो माइनस ही नहीं होना। जब टैक्स माइनस ही नहीं होना तो डेप्रिसिएशन माइनस और प्लस करके क्या कर लोगे? कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, इसलिए यही CFAT है। आइए, an amount of 45,000 will be spent on the account of the sale promotion in year 3 in case of project A, मतलब प्रोजेक्ट A में एक और खर्चा इन्वॉल्व है, दिस हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड, मतलब प्रोजेक्ट ए में एक खर्चा और इन्वॉल्व है, 45,000 का खर्चा। तो यहाँ पे इस अमाउंट में प्रोजेक्ट ए में 45,000 अभी माइनस होने बाकी है, मतलब ईयर 3 में एक खर्चा और माइनस होने वाला है, ठीक है जी, कूल। अब वो कहता है कि द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज दिस, अब वो हमें कहता है जाओ मेरे लिए एक एक करके ये सब निकालो, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, डिजायरेबिलिटी फैक्टर मतलब PI को बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को, और NPV, ठीक है जी। तो बेसिकली उसने हमसे 4 चीज़ें मांगी हैं, चारों में कैश फ्लो निकालने की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या किया है, हमने पहले प्रोजेक्ट के कैश फ्लो लिख दिए। देखिए अब ध्यान से समझिए, आप हमें निकालनी है पहले पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का क्या मेथड होता है, हम ये देखते हैं कि जो हमने पैसा लगाया है वो कितने समय में लौट के वापस आ रहा है। याद है सबको? जल्दी बताइए, पे बैक पीरियड में क्या देखते हैं? पे बैक पीरियड में हम ये देखते हैं कि जो हमने पैसा लगाया है वो कितने समय में लौट कर वापस आ रहा है, दैट हैज़ टू बी सीन, ठीक है। आइए पढ़िए, तो हम बोलेंगे पे बैक पीरियड का मतलब है, आप पहले ना एक काम करो, पहले प्रोजेक्ट ए के बारे में सोचो, अभी बी के बारे में मत सोचना, अभी बी के बारे में मत सोचो, पहले एक खाली ए के बारे में सोचो, ठीक है। देखो उसने बोला कि हमने लगाए थे 3 लाख रुपए, तो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो था नेगेटिव। अच्छा, उसने साथ में डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी करने की कोशिश कर दी है, साथ साथ ही डिस्काउंटिंग भी कर दी है, ठीक है जी। मतलब उसने PV फैक्टर से भी इनटू कर दिया, वो दोनों इकट्ठे चला रहा है, कैश फ्लो को भी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो को भी। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अलग अलग करके पूरा करा दूँ। कितने बच्चे कहते हैं कि सर पूरा करा दो एक ही बारी में, इस एक क्वेश्चन में ये चारों टॉपिक समझ आ जाए, पूरा करा दो, लिख के करा दो, जल्दी बताओ मुझे, यस बोलो। अगर आप कहोगे कि सर लिख के करा दो, लिखो यस, लिखो यस, चैट पे लिख दो कि सर एक क्वेश्चन पूरा करा दो, उससे आप हमारे कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी वैसे इसी हक में हूँ कि मैं एक क्वेश्चन आपको पूरा करा दूँ, तो उससे क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में ना मैं आपको 4 कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। देखिए सोल्यूशन समझिए, हम कर रहे हैं सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है जी। हमारे सामने है 2 अलग अलग प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट है। हम पहले निकालते हैं पे बैक पीरियड, दोनों प्रोजेक्ट को आधे आधे पेज में बांट देते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट ए कर देंगे, यहाँ प्रोजेक्ट बी कर देंगे, ठीक है जी। पहले हमें निकालना है पे बैक पीरियड, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट ए की बात करेंगे, यहाँ हम प्रोजेक्ट बी की बात करेंगे। अब आप मुझे पहले ये बताओ कि ईयर क्या क्या थे, आपका कैश फ्लो कितना कितना था, और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना था। ईयर, CFAT और फिर क्यूमुलेटिव CFAT, क्यूमुलेटिव CFAT, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपने यहाँ पे पैसे लगाए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, 5 साल थे ना शायद, हाँ जी 5 साल तक है। और 5 साल तक आपका कैश फ्लो कितना था, पहले साल था 55,000, अगले साल था 1,20,000, उसके अगले साल था 85,000। बताओ ये 85,000 क्यों होगा, मैंने 85,000 क्यों लिखा है, वहाँ तो 130 लिखा था। ध्यान रखो,
बेटा 130 में से 45 को माइनस भी करना है। देखो जब प्रोजेक्ट ए की बात होती है तो आपको 55,000 फर्स्ट ईयर में मिले, सेकेंड ईयर में 120 मिले, थर्ड ईयर में आपने 85 ही मानोगे। क्यों? क्योंकि 130 में से 45 के खर्चे को माइनस करना रहता है अभी। फिर अगले साल 105, फिर 40, फिर 105 और फिर 40। ठीक है जी, बोलिए मेरी बातें आपको समझ आती हैं मैंने क्या कहा? अब आप इसमें क्यूमुलेटिव CFAT करिए, कैलकुलेटर अपना ऑन रखिए, ज़रा जल्दी जल्दी मुझे इनके टोटल बताते जाइए। 55,000 ये आ गया, 1,75,000। क्या हमारे पैसे पूरे आ गए? देखो हमारा आउटफ्लो कितना था, आप पहले ये बताओ हमारा आउटफ्लो कितना था। आप बोलोगे हमारा आउटफ्लो था 3 लाख। क्या यहाँ तक 3 लाख वापस आ गए? नहीं। अब एक काम करो, इसमें 85,000 और ऐड करो, मतलब 120 प्लस 55 में 85 और ऐड करो तो ये आ जाएगा 2,60,000। अब आप मुझे बताओ जब यहाँ पे 2,60,000 हो गया, क्या आपके पूरे पैसे वापस आ गए? सर अभी भी नहीं आए, लेकिन इसके अगले साल में आ जाएंगे सर, इसके अगले साल में पक्का आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप इसमें 105,000 ऐड कर देते हो, 105 ऐड कर देते हो तो 365 पे पहुँच जाओगे, यानी आप ज़्यादा पे पहुँच जाओगे। तो इसके बीच में कहीं पे बैक पीरियड होगा, मतलब मैं यूँ कहूँ कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में पे बैक पीरियड होगा, है ना? तो अब आप मुझे बताओ पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे पे बैक पीरियड का मतलब होता है कंप्लीटेड ईयर्स प्लस हमने कितने पैसे लगाए थे, प्लस माइनस करो कंप्लीटेड ईयर में कितने आ गए, 40,000 हमें और चाहिए, जबकि अगले साल 1,05,000 आ रहे हैं, इंटू 1 कर दो तो ताकि ईयर्स में आंसर आ जाए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए? इसका आंसर आ जाएगा 3.38 ईयर्स, 3.381 ईयर्स। क्या मैं मान के चलूँ आपको ए समझ आ गया? अगर ए समझ आ गया तो बी आप अपने आप कर लोगे। अगर प्रोजेक्ट ए समझ आ गया तो बी आप अपने आप कर लोगे। जल्दी बताइए। लेकिन बी में एक बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, बी में एक थोड़ा सा पंगा पड़ सकता है, बी भी लिख देता हूँ मैं। देखो बी में ईयर 1 में ही बहुत सारे पैसे आ गए थे, तो आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बी में पहले साल ही 3,18,000 रुपये आ गए थे, ठीक है ना? अगले साल तो 20,000 आए थे खाली। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसमें क्यूमुलेटिव CFAT करूँगा, क्यूमुलेटिव CFAT करूँगा, तो पहले साल ही 3,18,000 आ गए, तो ये तो पहले साल से पहले ही ख़त्म हो गया होगा, है ना? अब इसका पे बैक पीरियड कैसे निकालोगे? देखो इसका पे बैक पीरियड निकलेगा 0 ईयर्स, क्योंकि कंप्लीट तो 1 साल भी नहीं लगा। ठीक है बेटा, इतने बड़े क्वेश्चन में ना डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है ना बेटे, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको उस केस में। पक्की बात है? समझ आ रहा है ना आपको? देखो अब मैंने कहा कि ये तो 0 ईयर से भी पहले आ गया। 0 ईयर से पहले कैसे आ गया? अगर आप ध्यान से सोचो, आप ये कह रहे हो कि 1 साल भी पूरा नहीं लगा, 1 साल में तो 3,18,000 आ गए, मतलब आप 18,000 ज़्यादा चले गए, आपको उससे पहले ही रुकना है, मतलब 0.9 ईयर के आसपास ही रुकना है। तो 0 ईयर कंप्लीटेड, हमने लगाए थे 3 लाख। ठीक है जी, अब हमारे पास जो पैसा आया है वो उससे पैसे पहले ही आ गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं यूँ कहता हूँ कि मैंने कितने पैसे लगाए और अब तक कितने पैसे आए, अब तक पैसे आए 0, मतलब क्योंकि ऑब्वियस बात है मैंने यहाँ पे 0 ईयर लिखे हैं, कंप्लीटेड ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर्स में कितने पैसे आए हैं? 0। 1 साल पहले तक तो 0 ही आए थे। अपॉन 3,18,000 इंटू 1, बताइए बेटा पे बैक पीरियड कितना हो गया? 0.94 ईयर्स, ऐसा बच्चे बता रहे हैं कि 0.943 ईयर्स। आई होप पे बैक पीरियड अब याद हो गया। अब इसके और क्वेश्चन करने की अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। बोलिए सबको पे बैक पीरियड समझ आ गया? जल्दी बताओ, रिस्पॉन्ड एवरीबडी, एवरीबडी शुड रिस्पॉन्ड। जल्दी बताइए प्लीज़, क्या आप सभी को पे बैक पीरियड समझ आ गया है? कूल। चलिए अब इसके बाद हम बातचीत करते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की। इसके बाद हम बातचीत कर, ये था पे बैक पीरियड, अब हम बात करेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की। ठीक है, देखो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। आप लिखिए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ? लिखा कीजिए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब मैं इसमें भी ए और बी को करने वाला हूँ, ठीक है ना?
अगर आप कहो तो मैं इकट्ठे भी बना सकता हूँ। इकट्ठे कैसे? आपने बना दिया ईयर, देखिए ईयर पे, और यहाँ पे बना दिया पीवी फैक्टर, फिर ए का अमाउंट, ए का पीवी। देखो पहले फिर क्या कर सकते हो आप, इधर 3 कॉलम बना सकते हो। ए का अमाउंट, ए की पीवी, ए की क्यूमुलेटिव पीवी, बी का अमाउंट, बी की पीवी, बी की क्यूमुलेटिव पीवी। ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे ए बना दो, यहाँ पे बी बना दो, यहाँ पे ईयर बना दो, यहाँ पे पीवी फैक्टर बना दो जगह बचाने के लिए। जैसे आपने लिखा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है। तो पीवी फैक्टर लिख दो। क्वेश्चन में हमें पीवी फैक्टर गिवन थे, कितने गिवन थे? 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62, ये हमने पीवी फैक्टर लिख दिए। अब इधर क्या लिखोगे? देखो अब इधर आप लिखना स्टार्ट करो। जैसे ये पीवी फैक्टर है, इसके साथ साथ लिखो कि इसके CFAT कितने थे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है CFAT की, और फिर क्यूमुलेटिव पीवी कितनी है। ठीक है जी, बताइए आपके CFAT कितने थे? तो आप बोलोगे 50,000। 50 थे, 55,000 थे, 55 सॉरी 55,000। तो 55,000, और यहाँ पे 1,20,000, और यहाँ पे 85,000, और यहाँ पे 1,05,000, और यहाँ पे 40,000। यही थे पीवी। अब आप इसे इससे इंटू कर दो, पीवी को पीवी फैक्टर से इंटू कर दो, ठीक है ना। यानी अब आप पीवी फैक्टर को CFAT से इंटू कर दो ताकि आपके पास पीवी आ जाए। करिए ज़रा, आप एक काम करिए, 55,000 को मल्टीप्लाई करिए 0.91 से, तो ये आएगा 50050। फिर ये आएगा 99,600, फिर ये आएगा 63,750, फिर ये आएगा 71,400, फिर ये आएगा 24,800। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि सर हमारे टोटल पैसे जो हैं वो कब रिकवर हो रहे हैं। देखो पहले साल में रिकवरी हुई थी कितनी, सिर्फ 50,050 रुपये की। अब उसमें 99,600 ऐड करिए तो आपकी रिकवरी हो गई 149,650 की। क्या पूरे पैसे आ गए? अभी भी नहीं आए। अब इसमें अगले साल आ गए 63,750। तो क्या अब पूरे पैसे आ गए? सर अभी भी नहीं आए, 2,13,400। अब इसमें ऐड कर दो 71,400, तो ये आ जाएगा 2,84,800। 2,84,800 यही आ रहा है बेटे। क्या अभी भी पूरे पैसे आए? नहीं, इसके अगले साल पूरे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अगले साल वाले जब आप 24,800 ऐड करते हो तो ये अमाउंट ऊपर चला जाता है 3,09,600। यानी कौन से ईयर्स के बीच में आए होंगे, सोच के बताना, कौन से 2 ईयर्स के बीच में पैसा रिकवर हुआ होगा? 4th ईयर के बाद और 5th ईयर से पहले। क्या कहा मैंने? 4th ईयर के बाद और 5th ईयर से पहले पैसा रिकवर हुआ होगा। तो अब आप इधर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे निकालोगे? आप लिखोगे कंप्लीटेड ईयर। देखो कंप्लीटेड ईयर लगे हैं 4, है ना। 4 ईयर्स में आपने पैसा लगाया था 3 लाख, लेकिन 4 साल में कंप्लीटेड ईयर्स में कितना पैसा आया है? कंप्लीटेड ईयर्स में आया है 284,800 का पैसा वापस। अब अपॉन डिवाइड कर दो, 24,800 से जो अगले साल आने वाले हैं इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट कितना बताइए ज़रा, 4.613। क्या मैं मान के चलूं कि आपको इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी पूरा समझ आ गया है? क्या मैं मान के चलूं कि आपको इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी पूरा समझ आ गया है? इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। क्या एक्स्ट्रा होता है? कि हम इसमें कैश फ्लो को नहीं लेते, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को लेते हैं। रिपीट करो, इसमें हम कैश फ्लोज को नहीं लेते, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को लेते हैं। सबको याद है ना ये बात? कितने बच्चों को याद है ये बात कि हम इसमें कैश फ्लोज को नहीं लेते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को लेते हैं? एम आई क्लियर? कूल। बी खुद कर लोगे या मैं कराऊं? ये चलो बी तो छोटा ही है, करा ही देता हूँ। बी के लिए आइए ब्लू पेन यूज़ कर लेते हैं। बी का CFAT बताओ। बी का CFAT तो सर पहले साल में ही 3,18,000 था, है ना। और फिर उसके अगले साल 20,000 था,
मुझे लगता है यहीं तक ही शायद बात बन जाएगी। अब इसका पीवी निकालो बेटे। 3,18,000 को जब इंटू करोगे तो 2,89,380 और अगले साल का 16,600। अगर आप क्यूमुलेटिव पीवी निकालोगे तो 2,89,380 में 16,600 ऐड करो, मतलब 2,89,380 प्लस 16,600 तो 3,05,980। इन दोनों के बीच का यानी एक साल कुछ महीने लगे होंगे, बेसिकली एक साल से ज़्यादा समय लगा होगा। तो अगर आप इधर लिखते हो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1 ईयर तो पूरा लगा, हमने लगाए थे 3 लाख, हमें एक साल में वापस मिल चुके हैं 289,380 और अगले साल आ रहे हैं 16,600 इंटू 1। तो बताओ कितना पैसा लगा, कितना समय लगा? 1 पॉइंट, कोई कह रहा है 640, कोई कह रहा है कुछ और बेटे, बट 1.640 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी समझ आ गया। अब आप मुझसे एक बात और पूछ सकते हो, क्या सर इससे आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं बेटा, इससे आगे आपको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत दिखाने की? क्योंकि इसके आगे का जो पोर्शन है उसमें क्या ही दिखाओगे, क्या ही करोगे उसे दिखा के? कोई फ़ायदा नहीं है उसे दिखा के। बोलिए, मेरी बातें क्लियर हैं आपको? बोलिए, क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है कि नहीं है? आपने कहा क्लियर है। तो क्वेश्चन 1 के पहले 2 पार्ट तो सॉल्व हो गए। अब आता है तीसरा पार्ट, डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर। ठीक है जी। और चौथा पार्ट एनपीवी। इन दोनों के लिए हमें टेबल बनानी चाहिए, पीवीसीआई पीवीसीओ का टेबल बना देना चाहिए। वैसे हमने इसमें पीवीसीआई निकाल ही लिए, है ना? पीवीसीआई तो निकाल ही ली और पीवीसीओ हमें पहले ही पता है। अगर मैं यहाँ पे पीवी का टोटल ही कर लूँ तो ये टोटल पीवीसीआई पता लग जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो टुडे। बेटा इन सब का टोटल बता दो आप मुझे, कितना बनता है इन सभी का टोटल? 3,90,000 नहीं, 3,09,600, ये रहा ना 3,09,600। ये हमारा पीवीसीआई है। क्यों? क्या मैं दोबारा पीवीसीआई का टेबल बनाऊँ? क्यों बनाऊंगा? जब मैंने यहाँ पे पीवी का टेबल बना दिया, पीवी को टोटल करूंगा तो मुझे टोटल तो ऑलरेडी पता है। अब जब टोटल पता है तो दोबारा टेबल थोड़ा बनाया जाता है। देखिए, अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट तो बहुत आसान है बेटे, बहुत ही आसान है। थर्ड पार्ट में आपको निकालनी है पीआई। पीआई मतलब डिजायरेबिलिटी फैक्टर। उसने जो नाम बोला है ना, उसने बोला डिजायरेबिलिटी फैक्टर, वही बोलो। उसे डिजायरेबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं वैसे। उसका मतलब होता है पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ। तो ए के लिए क्या हो जाएगा? 3,09,600 अपॉन 3 लाख, यानी हमने 3 लाख लगाए थे और इतना आंसर आ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 1.032। देखो ज़रा, यही हो रहा है 1.032। ये हो गया ए के लिए। और फोर्थ पार्ट में आपको एनपीवी निकालना है। एनपीवी का मतलब होता है पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, यानी 3,09,600 माइनस 3 लाख। ये ए के लिए सॉल्व हो रहा है। तो कितना आंसर हो जाएगा ए के लिए? 9,600। मैंने सिर्फ ए के लिए सॉल्व करा है, आप बी के लिए घर पे खुद कर लेना। जल्दी बताओ, समझ आ गया? रिकॉल कर पा रहे हो? जल्दी बताओ। आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीबडी। एवरीबडी शुड लेट मी नो। क्या आप सभी लोग इस बातचीत को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए मुझे, क्या आप सभी को इतनी बातचीत समझ आ रही है?
बेटा देखो, अगर टैक्स होता, मान लो कि इस क्वेश्चन में टैक्सेशन होती, तो हम डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट लेते ना। अब इस क्वेश्चन में टैक्सेशन ही नहीं है, तो डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट लेके भी क्या कर लोगे? तो इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट लेके भी क्या कर लोगे, क्योंकि टैक्सेशन तो है ही नहीं। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़िए। अ कंपनी प्रपोजेस टू इंस्टॉल अ मशीन, अब ध्यान देना, कंपनी प्रपोजेस टू इंस्टॉल अ मशीन इन्वॉल्विंग अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 72 लाख। यानी आप एक मशीन लगाने की सोच रहे हो जिसकी कैपिटल कॉस्ट है 72 लाख। द लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर। मशीन की लाइफ कितनी है बेटा? मशीन की लाइफ है 5 ईयर्स। एंड इट्स सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज निल। मतलब वो अंत में निल वैल्यू की हो जाएगी। मतलब मशीन की कॉस्ट है 72 लाख एंड द लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर्स, 5 साल चलेगी, अंत में जीरो की हो जाएगी। द मशीन विल प्रोड्यूस द नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन। द मशीन विल प्रोड्यूस नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रीसिएशन ऑफ रुपीज़ दिस। ठीक है, यानी NOI जो है, नेट ऑपरेटिंग इनकम है आफ्टर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद हम इतना कमाएंगे। ठीक है जी, लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी इसमें से टैक्सेशन माइनस नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम की बात कर रहा है, टैक्स बाद में दिया उसने अलग से। ठीक है जी, तो हमने क्या करना होगा, बेसिकली वो हमें ये बता रहा है कि जो हमारे प्रॉफिट में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो तब क्या बचता है। ये बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। ये हमारे लिए नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा हमारे लिए, क्योंकि उसने कहा है आफ्टर डेप्रीसिएशन, बट आफ्टर टैक्स नहीं कहा, और टैक्स रेट बाद में दे रहा है। इसका मतलब टैक्स अभी माइनस नहीं हुआ है। कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर वो मुझे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, वो अगर मुझे कह रहा है कि आफ्टर डेप्रीसिएशन है, देखो आप ना कॉमन सेंस को बनाओ, क्योंकि एग्जाम में कॉमन सेंस काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा, रट्टा काम नहीं आएगा। क्वेश्चन ने कहा कि प्रॉफिट दे रहा हूँ आफ्टर डेप्रीसिएशन, लेकिन उसने आफ्टर टैक्स नहीं कहा और टैक्स रेट अलग से दिया। इसका मतलब क्या है, वो क्या हिंट चाहता है, वो ये चाहता है कि टैक्स को आप अलग से ट्रीट करो। इसका मतलब वो आपसे ये चाहता है कि टैक्स को आप अलग से ट्रीट करो। समझ आ गई मेरी बात? आगे देखिए, अब वो कहता है द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द 5 ईयर इज दिस। ये फैक्टर है, डिस्काउंटिंग रेट 14% पे, 15% पे। देखो अब अलग अलग रेट पे दे रहा है, IRR निकालने के लिए कह रहा है। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि IRR निकालनी है। कुछ बच्चों का IRR सवाल भी था, पूछना भी चाह रहे थे कि क्या होता है IRR में। तो देखिए, अब हमें क्या क्या पता है, हमें कैपिटल कॉस्ट पता है, यानी हमें PVCO पता है, जीरो पीरियड पे हम कितना पैसा लगाएंगे। ठीक है जी, और ये 5 साल चलेगी, एंड में निल की बिकेगी, तो जीरो पे बिकने वाली है, तो इसकी डेप्रीसिएशन कितनी होगी आप सोच कर देखो। अगर 72 लाख की मशीन है, एंड में जीरो की बिकेगी, तो इसकी डेप्रीसिएशन कितनी है? आप बोलोगे डेप्रीसिएशन होगी इस मशीन की 72 लाख माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से इसकी डेप्रीसिएशन निकाल सकते हैं। सही, यस और नो? 14,40,000 की डेप्रीसिएशन आ गई। हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता है, तो हम क्या करेंगे, हम देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से पहले टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स माइनस किया, फिर डेप्रीसिएशन ऐड बैक करेंगे, फिर जाके कैश फ्लो आएगा। ये ध्यान रखना, कैश इनफ्लो निकालना होता है। हमें क्वेश्चन स्टार्ट किससे करना होता है बेटा? हमें क्वेश्चन स्टार्ट CFAT से करना होता है। क्या करना होता है? हमें क्वेश्चन स्टार्ट CFAT से करना होता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स से करना होता है। भूल मत जाना इस बात को कि हमें अपना क्वेश्चन CFAT से स्टार्ट करना है। हमें अपना क्वेश्चन किससे स्टार्ट करना है दोस्तों? हमें अपना क्वेश्चन CFAT से स्टार्ट करना है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करना है। पक्की बात है, समझ आ गया? गुड। तो अब हमें CFAT भी पता है, हमें PVCO भी पता है, 5 साल भी पता है, यानी अब हमें ये पता लगाना है IRR कितना है, मतलब किस रेट पे हम एक्चुअली में कमा रहे हैं, किस रेट पे हम एक्चुअली में कमा रहे हैं। ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, देखो उन्होंने टेबल कैसे बनाई है, मैं आपको उनकी टेबल भी, उन्होंने 15% और 19% लिया है। बेसिकली उन्होंने 15% और 19% लिया है। तो इन्होंने इसके लिए हिंट कैसे निकाला कि सर 15 लूँ, 19 लूँ, कैसे लूँ, है ना? अब ये तो बात आपको समझ आनी चाहिए। तो देखो, एक तरीका ये होता है कि आपके जितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है जी, आपके कितने पैसे लग रहे हैं वो आप देख लो, और आप साथ ही साथ जो कैश फ्लो का अमाउंट है उससे डिवाइड कर लो। देखो आपके 1 साल के कितने पैसे लग रहे हैं, आपके 1 साल के लगभग 72 लाख रुपए, नहीं, आपकी स्टार्टिंग पीरियड में 72 लाख यानी 72 लाख लग रहे हैं, और हर साल आप कितना कमा रहे हो? 23,24,000। तो अगर मैं 72 लाख को 23.24 लाख से डिवाइड कर दूं, तो एक अप्रॉक्सीमेट
डिस्काउंटेड फैक्टर आ जाता है, एक अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंटेड फैक्टर आ जाता है, ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाता है। इन दोनों को डिवाइड करो तो आंसर आता है 3.09। तो अब आप ये देखो कि 3.9 के आसपास के कोई नंबर ले लो। देखो ये 3.9 से कम है और एक 3.9 से ज़्यादा है। वैसे आप इन दोनों को लेते तो सबसे एग्जैक्ट आंसर आता, क्योंकि जो आंसर आएगा वो 18 और 19% के बीच में ही आएगा। तो जो सबसे एग्जैक्ट आंसर आता वो इधर आता, इन दोनों के बीच में। पर सर अगर हमें एग्जाम में ये बात ना याद आए, हमें ये ना पता हो, तो कोई बात नहीं, आप मिनिमम और मैक्सिमम को लेके कर दो तो भी आंसर अप्रॉक्सीमेटली ठीक ठाक ही आएगा, तो भी आंसर अप्रॉक्सीमेटली ठीक ठाक ही आएगा। मतलब तरीका क्या बताया मैंने आपको, आपने क्या करना है, देखो आपने PVCO को जो एवरेज CFAT है ना, CFAT ईच ईयर वाला जो है, अगर वो सेम है उससे डिवाइड कर दो। इससे आपके पास जो आता है वो सम ऑफ PV आना चाहिए, सम ऑफ PV फैक्टर्स होता है एक्चुअली में। तो यानी सम ऑफ PV फैक्टर 3.09 अगर होगा तो IRR आ जाएगा, यानी अगर सम ऑफ PV फैक्टर 3.09 होगा तो IRR आ जाएगा। लेकिन यहाँ 3.09 एग्जैक्ट तो है नहीं, तो उससे थोड़ा कम वाली वैल्यू ले लो। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ी ज़्यादा वाली वैल्यू ली है, उन्होंने इन दोनों वैल्यूज़ को लिया अपने क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए। सर हम क्या लें, आप ये दोनों भी ले सकते थे, आप ये दोनों भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वैसे उन्होंने बहुत बड़ी जंप की है, मैं अगर खुद करता ये क्वेश्चन तो शायद मैं इसको और इसको लेता, मैं इन दोनों को लेके सॉल्व करने की कोशिश करता। लेकिन पता है एक बात बताऊं, ऐसा सिर्फ उसी क्वेश्चन में होगा जिस क्वेश्चन में CFAT हर साल बराबर होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने PVCO को CFAT से डिवाइड किया है, आपने PVCO को CFAT से डिवाइड किया, बट CFAT शुड बी इक्वल ईच ईयर, तभी तो ये बात लगेगी, वरना ये बात ही नहीं लगेगी। सर फिर क्या करते, अगर मान लो ये ना क्लिक हो, अगर हमें ये ना पता हो या CFAT हर साल चेंज हो रहा हो, फिर क्या करोगे। देखो बेटा, फिर कहने को तो वैसे आप पे बैक रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हो, बट इतनी मेहनत एग्जाम में कौन कर सकता है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से इतना समय नहीं होता। तो अगर उसने आपको ऐसे रेट प्रिंट करके दिए हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को लेके सॉल्व कर दो, मिनिमम ले लो मैक्सिमम ले लो, सॉल्व कर दो। सबसे आसान तरीका, इसे ले लो इसे ले लो और सॉल्व कर दो, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस तरीके से आंसर प्रेजेंट किया। मैं आपको इस आंसर ना थोड़ा लिख कर प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि अभी क्या होता है, उनका आंसर देख के ना आप डर जाते हो, सच कह रहा हूँ, उनका आंसर देख के आप डर जाते हो। देखो आप मेरे साथ साथ मेरा आंसर कॉपी करो। चलिए हम एक काम करते हैं, हम इधर लिख देते हैं, पहले आउटफ्लो इनफ्लो लिखने के लिए पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं ईयर, ठीक है जी, इधर लिख देते हैं ईयर। बोलो मेरी बातें समझ आ रही हैं मैंने क्या कहा। फिर हम लिख देते हैं PV फैक्टर। अभी PV फैक्टर दो बार अलग अलग आएगा, तो एक काम कर सकते हैं हम, इधर लिख देते हैं अमाउंट और फिर दो बार अलग अलग PV फैक्टर लेके सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए कैसे, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ IRR, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ IRR, हमें IRR चाहिए, फॉर्मेट समझ लो आप, ठीक है ना। आप पहले लिखो ईयर, या फिर पहले लिखो पर्टिकुलर, सबसे पहले लिखो पर्टिकुलर्स, फिर लिखो ईयर, फिर लिखो अमाउंट, अमाउंट मतलब CFAT, फिर लिखो एट, आप जो भी परसेंटेज ले रहे हो, कोई एक लोअर परसेंटेज ले रहे होगे, एक हायर परसेंटेज ले रहे होगे, तो हायर परसेंटेज तो 19% लोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा 19 ही है। मान लो मैं आपको इधर करा देता हूँ 15% से ही, जैसे इंस्टीट्यूट ने किया, ताकि उनका आंसर मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे PV फैक्टर और यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट की जगह भी PV लिख दो आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे भी लिख दो PV फैक्टर और यहाँ पे भी लिख दो PV, ठीक है जी, PV फैक्टर और PV। यहाँ तक की बातें भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब पहले आप मुझे बताओ हमारा आउटफ्लो कितना है। आउटफ्लो 0 पीरियड पे हमने 72 लाख का आउटफ्लो करा है, तब PV फैक्टर 1 होता है, तो 72 लाख का आउटफ्लो है ये, 72 लाख रुपीज़ हमने आउटफ्लो करे हैं 0 पीरियड पे। अब इनफ्लो कितना आया है, इनफ्लो 1 से 5 साल तक सेम ही आया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 1 साल से 5 साल तक हर ईयर का PV फैक्टर, मतलब आपको जो इनफ्लो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि सेम इनफ्लो आ रहा है। अगर सेम इनफ्लो आ रहा है पहले से 5वें साल तक, तो 1:5 लिख दो, ठीक है जी। और कितने पैसे मिल रहे थे हर साल, 23,24,000,
23,24,000। अब 15% का पीवी फैक्टर कितना था? 3.35। और बेटा 19% का पीवी फैक्टर कितना था? 3.06। अब आप एक काम करिए, इसे इससे इंटू कर दीजिए। मतलब अब आप इस पीवी को इससे इंटू कर दीजिए, इस अमाउंट को इससे इंटू कर दीजिए। बता दीजिए मुझे करके कितना कितना आता है। किया है किसी ने? क्या एक बच्चे ने 77,85,400 और ये आ रहा है 71,11,440। अब आप इधर एनपीवी निकाल लीजिए। एक पॉजिटिव एनपीवी आनी चाहिए, एक नेगेटिव आनी चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। क्या कहा मैंने? एक पॉजिटिव एनपीवी आनी चाहिए, एक नेगेटिव एनपीवी आनी चाहिए। बताइए जल्दी बताइए, एक पॉजिटिव एनपीवी एक नेगेटिव एनपीवी कितनी कितनी होती है? एक एनपीवी आ गई 5,85,400 पॉजिटिव और एक आ गई 88,560 नेगेटिव। हमें इन दोनों के बीच में रहना है, यहाँ हमें 0 एनपीवी पे लाना है। हमें बेसिकली कहाँ आना है? 0 एनपीवी पे, ठीक है ना। अब वो कैसे आएगा याद करो, मैं आपको हमेशा एक ऐसे डायग्राम बनवाता हूँ, नंबर लाइन बनवाता हूँ। लोअर रेट हायर रेट, लोअर रेट की एनपीवी, हायर रेट की एनपीवी। अब आपको बीच में कहीं जाना है जहाँ पे आईआरआर आता हो और जहाँ पे एनपीवी 0 हो जाती हो। जहाँ पे एनपीवी बेसिकली निकालना ही वो पॉइंट है जहाँ पे एनपीवी 0 हो। अरे आपको निकालना ही वो पॉइंट है दोस्त जहाँ पे एनपीवी 0 हो, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना आपको? अब एनपीवी 0 वाला पॉइंट आप निकालोगे कैसे, ये बताओ। आप एनपीवी 0 वाला पॉइंट निकालोगे कैसे? बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आ गई? मैंने क्या कहा? कोई डाउट तो नहीं है जी आपको? क्लियर? परफेक्ट। आइए पढ़ते हैं। अब आप मुझे ज़रा इसमें निकाल कर बताइए कि हमारे पास आईआरआर कितना आएगा। लोअर रेट प्लस लोअर रेट की एनपीवी इनटू डिफरेंस ऑफ रेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एनपीवी। 585,400 माइनस ऑफ माइनस 88,560, तो प्लस हो जाएगा वो। फाइनल आंसर बता दो डायरेक्ट। 18.47%। बच्चों ने कहा 18.47% आईआरआर, यही हमारा आंसर है। ऋषिकेश पूछ रहे हैं कि क्या एफएम का बैच लाइव होने वाला है May 25 के लिए? देखिए, लाइव भी होगा, रिकॉर्डेड भी होगा। रिकॉर्डेड एक्सेस आप लोगों को 31 दिसंबर तक मिल जाएगा। बाकी मैं जनवरी मिड में एक लाइव बैच भी लाऊंगा, फास्ट स्पीड पे चलेगा वो, थोड़ा डेली क्लासेस चलेंगी उसमें एफएम में, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेना चाहें तो। बट मे वालों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस वक्त आपको रिकॉर्डेड पे जाना चाहिए मेजरली, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मंथ्स बचे हैं कम। क्यों? क्योंकि आपको फरवरी एंड तक कोर्स कर देना है फिनिश। सच बता दो, क्योंकि आपको 2 महीने रिवीजन के भी चाहिए, और अगर आपको फरवरी एंड तक ख़त्म करना है तो बेटर है कि आप लोग ऑप्ट करें रिकॉर्डेड बैचेस के लिए, क्योंकि आप अपने पेस पे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, कॉपी कर लिया आपने? ये जल्दी बताइए, ये बात भी समझ आ गई आप सभी को? गुड, वेरी गुड। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, NC लिमिटेड इज कंसिडरिंग परचेजिंग अ न्यू मशीन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फैसिलिटी। वो ये कहता है कि हम एक नई मशीन खरीदने की बात कर रहे हैं, एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने की बात कर रहे हैं। एट प्रेजेंट इट यूजेज एन ओल्ड मशीन विच कैन प्रोसेस 5,000 यूनिट्स ऑफ टीवीज पर वीक। हमारी जो अभी एग्जिस्टिंग मशीन है वो 5,000 टीवी पर वीक बना सकती है ओल्ड मशीन से, ठीक है। NC could replace it with a new machine। अगर आप चाहो तो एक नई मशीन खरीद के ला सकते हो, which is product specific and can produce 15,000 यूनिट्स पर वीक। यानी जो नई मशीन है वो 15,000 यूनिट पर वीक बना सकती है। द न्यू मशीन कॉस्ट 100 करोड़
अच्छा जी, नई मशीन की कीमत कितनी है? उसकी कॉस्ट है 100 करोड़ एंड रिक्वायर अ वर्किंग कैपिटल ऑफ 3 करोड़, और उसे 3 करोड़ की वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, विच विल बी रिलीज एट द एंड। ये बात तो ना भी लिखता तो भी हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल जो शुरू में लगाएंगे वो अंत में वापस आ जाएगी। ठीक है जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना इसके लिए समझदारी के लिए एक नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ। देखिए, ध्यान से समझना। अगर हम एक नई मशीन खरीद के लाते हैं तो नई मशीन की 0 पीरियड, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, ये 5 साल हो गए। ये नई मशीन की कॉस्ट कितनी है? वो कहता है कॉस्ट है 100 करोड़ और इसकी वर्किंग कैपिटल कितनी है? 3 करोड़। वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड एंड में कितनी हो जाएगी? वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगी 3 करोड़ एंड में। ये तो हमें पता ही था, ये तो ना भी कहता तो भी हमें पता ही था कि एंड में वर्किंग कैपिटल रिलीज बैक हो जाती है। रिलीज मतलब रिकवरी हो जाती है वर्किंग कैपिटल की। पता है ना आपको ये सारी बातें? जल्दी बताइए, आप सभी लोगों को ये बात पता है कि नहीं पता कि वर्किंग कैपिटल एंड में रिलीज हो जाती है? बिल्कुल सर, हमें ये बात पता है। एंड रिक्वायर वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹3 करोड़ विच विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। द न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 20 करोड़। वो कहता है कि जो नई मशीन है उसकी सैल्वेज वैल्यू होगी 20 करोड़। नई मशीन की सैल्वेज वैल्यू कितनी होगी? 20 करोड़। मतलब ये अंत में कितने की बिक जाएगी? ये 20 करोड़ की सैल्वेज वैल्यू है। चलो ये भी हमें समझ आ गया, बहुत बढ़िया। और आगे पढ़ते हैं। अब कहता है कि द न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव दिस, द कंपनी एक्सपेक्ट डिमांड फॉर टीवी टू बी 10,000 यूनिट पर वीक। हमारी डिमांड है 10,000 पर वीक। एक बात बताओ, आपकी मशीन, अब ध्यान से सुनना, आपकी मशीन बना सकती है 15,000 टीवी, लेकिन 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 बिकेंगे 10,000। तो क्या आप 15,000 बनाओगे या 10,000 बनाओगे? सोच कर बोलना। आप मुझे बताओ, अगर आप एक बात को समझो, आपकी मशीन, अब यहाँ पे पता है बड़ी इनोवेशन वाली पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे। वो पता है क्या करेंगे? वो अपना आंसर 15,000 के हिसाब से करके आएंगे, लेकिन 15,000 के हिसाब से करना ही नहीं है। देखो मेरी बात को समझो। अगर मान लो, मुझे आप सब लोग बताओ, अगर मेरी मशीन 15,000 यूनिट बना सकती है नई वाली, लेकिन बिकेंगे ही 10,000, तो मैं कितने बनाऊंगा? यानी मुझे अगर CFAT निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो किसके हिसाब से निकालूं? 15,000 के हिसाब से या 10,000 के हिसाब से? जल्दी बताओ सब लोग। आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीबडी, एवरीबडी शुड रिस्पॉन्ड इन द चैट। जल्दी बताइए आप मुझे, हमें 15,000 यूनिट बनाने चाहिए कि 10,000 बनाने चाहिए? ऑब्वियसली हमें सर सिर्फ और सिर्फ 10,000 यूनिट बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर 15,000 बना के करोगे क्या? अरे भाई 15,000 यूनिट बनाकर करोगे क्या? वो तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 15,000 यूनिट अगर आप बनाओगे तो वेस्ट है। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर आप 15,000 यूनिट बनाते हो तो 5,000 यूनिट वेस्ट जाते रहेंगे, मतलब कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी बिना मतलब के। ठीक है जी, तो यानी हम ये बोलेंगे कि न्यू मशीन की कैपेसिटी कितनी है? ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटी कितनी है? 15,000 यूनिट नई मशीन की, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितनी कर रहे होंगे हम? एक्चुअल आउटपुट डिमांड की वजह से वो 10,000 यूनिट ही बना रहे होंगे हम। तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 10,000 से करना है, ना कि 15,000 से। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि पुरानी मशीन, ध्यान दीजिएगा, पुरानी मशीन बनाती थी 5,000, तब डिमांड होती थी 10,000, तो आधे ही बना के बेच पाते होंगे। अब नई मशीन से हम 10,000 बनवाएंगे ताकि 10,000 बेच पाएँ। ये कॉमन सेंस का पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। ईमानदारी से बताना कितने बच्चों को लगता है कि फंस जाते शायद इसमें, कि हम सर हम 15,000 से क्वेश्चन कराते? हो जाता। बहुत सारे बच्चे 15,000 से क्वेश्चन कराएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है जी। अब वो कहता है ईच टीवी बिकेगा 30,000 का और PV रेशियो है 0.10, मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो, मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन 10% है, यानी उसकी वेरिएबल कॉस्ट 90% है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि हमारी सेल प्राइस कितनी है हर एक टीवी की? 30,000। हमारे टीवी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 27,000, क्योंकि 90% है। क्योंकि वो ये कह रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% है, यानी कंट्रीब्यूशन 10% है। ये बात बोल रहा है वो, पर यूनिट, ये सब कुछ पर यूनिट है। आगे देखिए, अब वो कहता है द कंपनी वर्क्स फॉर 56 वीक्स इन अ ईयर। 56 सर 52 होते हैं बेटा। कई लोग क्या करते हैं कि हर 5 दिन बाद अगला वीक काउंट करने लग जाते हैं, ऐसे बढ़ जाते हैं उनके वीक्स। तो कोई ज़्यादा सेंसिटिव मत हो, जो क्वेश्चन कह रहा है वो सच है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो सच है। एडिशनल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एस्टिमेटेड टू बी 10 करोड़, और हमारी 10 करोड़ की फिक्स कॉस्ट भी होगी। तो एक बात बताओ, ये हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इसे इंटू यूनिट्स कर लूँ, 10,000 यूनिट पर वीक, और इसे इंटू 56 वीक्स कर लूँ, तो मैं पता लगा सकता हूँ कि मैं कितना कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा नई मशीन से एक साल में। नई मशीन से कितना कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा? हाँ या ना बेटा?
मुझे अगर मैं ऐसी कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं टोटल बेसिस पे कर रहा हूँ, बट क्या इस क्वेश्चन में टोटल बेसिस की कैलकुलेशन की ज़रूरत है या इंक्रीमेंटल की ज़रूरत है? इस क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले पुरानी मशीन थी, और जो पुरानी मशीन थी वो ऑलरेडी 5,000 यूनिट बना रही थी, और हम नई से 10,000 बना रहे हैं। तो सिर्फ चेंज को देखो, सिर्फ परिवर्तन को देखो, सिर्फ इंक्रीमेंटल को देखो। इस क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आप नई मशीन ला के आप बोल रहे हो मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूँ। अरे 10,000 में से 5,000 तो पहले भी बन रहे थे। बात को समझो, नई मशीन लाने को जस्टिफाई करना है कि नई मशीन लाएं या ना लाएं। उसकी 100 करोड़ की मशीन है, 100 करोड़ की, तो उसे जस्टिफाई करना है कि नई मशीन खरीदें या ना खरीदें। तो उसके लिए मुझे चेंज को दिखाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट को दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूनिट सिर्फ 5,000 लूँगा, इंक्रीमेंटल यूनिट लूँगा। सिर्फ कौन से यूनिट लूँगा? इंक्रीमेंटल यूनिट। क्यों? क्योंकि देखो हमारी एक्चुअल डिमांड कितनी हो रही है? 10,000, लेकिन ओल्ड मशीन से हम कितना बना लेते थे? ओल्ड मशीन से हम 5,000 बना लेते थे। तो इंक्रीमेंटल आउटपुट कितनी है? इंक्रीमेंटल सिर्फ 5,000 यूनिट है। उसके हिसाब से क्वेश्चन चलेगा। मेरी बातें समझ आ गई आपको? क्यों सर कौन से क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल होता है बेटा? जिसमें ना वो ऐसा कहे कि पुरानी मशीन, देखो ध्यान से सुनो, अगर कहे पुरानी मशीन थी, पुरानी मशीन चल रही थी, पुरानी मशीन चल सकती थी लेकिन यूनिट कम बनाती, खर्चे ज़्यादा करती, अब नई मशीन आ गई वो ज़्यादा यूनिट बना सकती है, अगर ऐसी बातें करे ना तो आपको पता लग जाता है वो इंक्रीमेंटल की बात कर रहा है। मतलब अगर पुरानी मशीन, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, चलो मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे जवाब देना। अगर मेरे पास पुरानी मशीन थी लेकिन पुरानी मशीन यहाँ पे डेड हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, मुझे उसे बेचना था और वो आगे नहीं चल सकती थी, तो क्या ये क्वेश्चन इंक्रीमेंटल से होता? जल्दी बताओ, क्या ये क्वेश्चन इंक्रीमेंटल से होता? नहीं। फिर तो इंक्रीमेंटल मतलब होता है इंक्रीज कितना हुआ, फिर तो इंक्रीज का सवाल ही नहीं हुआ सर फिर तो इंक्रीज का सवाल ही नहीं हुआ। अगर पुरानी मशीन यहीं बिक जाती तो फिर तो इंक्रीज का सवाल ही नहीं था, फिर तो हम 10,000 यूनिट से ही करते। लेकिन अगर वो ये कहे कि पुरानी मशीन ठीक है, चल रही है, बट कम आउटपुट बनाती है, बट चल सकती है, वो कह रहा है कि पुरानी मशीन चल सकती थी, कंटिन्यू टू वर्क कर सकती थी, तो अब हम अगर नई मशीन लाएं तो हम सिर्फ चेंज को देखेंगे, परिवर्तन को देखेंगे, बदलाव को देखेंगे, सिर्फ चेंज को देखेंगे। एक बात समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप सिर्फ चेंज को देखकर क्वेश्चन करोगे, क्योंकि आपको नई मशीन आने से पूरे 10,000 यूनिट का फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स्ट्रा 5,000 का फायदा हो रहा है नया 100 करोड़ लगा के। यानी आपने जो 100 करोड़ लगाया उसे लगाकर आप खाली एक्स्ट्रा 5,000 यूनिट एक्स्ट्रा बना रहे हो। बेटा बाकी 5,000 तो पहले भी बन ही रहे थे, तो जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं उन्हें देखो। आई होप ये बात समझ आ गई। अब और आगे देखते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक की बातें क्लियर है? फिर उसने एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट भी बता दी है, ये भी चलो ट्रीट हो जाएगी। 10 करोड़ फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ जाएगी हमारी। इंक्रीज मतलब इंक्रीमेंटल दे रखी है, सब कुछ इंक्रीमेंटल बता रहा है, ठीक है जी। कंपनी में टैक्स रेट है 40%, ये तो लगेगा ही। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 25% फॉर बोथ टैक्सेशन एंड अकाउंट, अच्छी बात है। डेप्रीसिएशन का रेट 25% दे रहा है। कंपनी WDV मेथड से लगाती है, ठीक है जी। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ WDV लगानी है, ये बोला है उसने। द एग्जिस्टिंग मशीन विल हैव नो स्क्रैप वैल्यू, जो पुरानी वाली मशीन है वो जब बिकेगी उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 होगी। अब वो कितने की बिकी उसने ये भी नहीं बता रखा। क्या इस क्वेश्चन में उसने ये बताया कि पुरानी मशीन कितने की बिकेगी? पढ़ो, क्या उसने ये बात बोला है कि क्या पुरानी मशीन कितने की बिकेगी? नहीं बताया। द एग्जिस्टिंग मशीन विल हैव नो स्क्रैप वैल्यू, कोई बिकेगी नहीं, 0 की बिकेगी। एडवाइस वेदर द कंपनी शुड रिप्लेस द मशीन, अब देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन ही रिप्लेसमेंट का है, तो इसे इंक्रीमेंटल से ही करना है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि रिप्लेस करूं या ना करूं, यानी रिप्लेस ना करना भी एक ऑप्शन है। मेरी बात को सुनो सुनो, इसमें बहुत बड़ा हिंट है, इस लाइन में बहुत बड़ा हिंट है कि ये इंक्रीमेंटल का क्वेश्चन है। वो आपसे कह रहा है रिप्लेस करूं या ना करूं, मतलब रिप्लेस ना करना भी एक ऑप्शन है। रिप्लेस ना करना भी एक ऑप्शन है हमारे पास। अगर हमारे पास रिप्लेस ना करना एक ऑप्शन है, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि भाई इसका अर्थ ये बनता है कि हम पुरानी मशीन चला सकते थे, तो ये नई मशीन लाकर हमने सिर्फ यूनिट बढ़ाए और कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ यूनिट्स बढ़ाए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया। देखो इन्होंने बोला करेंट आउटपुट 5,000 थी, ठीक है, न्यू की कैपेसिटी 15,000 है लेकिन डिमांड 10,000 है, तो हम तो 10,000 ही बनाएंगे। तो इंक्रीमेंटल डिमांड कितनी है, इंक्रीमेंटल सेल कितनी है? 5,000। ये 5,000 कैसे आया होगा? नई मशीन बनाएगी 10,000 यूनिट, ओल्ड मशीन बनाएगी 5,000 यूनिट, तो इसलिए 5,000 का इंक्रीमेंटल आ गया, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 3,000, उसे इंटू कर दो,
आपके पास एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ गई 84 करोड़ की, उसमें इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो 10 करोड़ की, तो अब आपके पास प्रॉफिट आ गया 74 करोड़ का, उसमें से 40% टैक्स चला जाएगा, तो इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया इतना। अब एक बात ध्यान रखो, हमने अभी तक डेप्रीसिएशन ट्रीट नहीं करी है, ध्यान दो, हमने डेप्रीसिएशन ट्रीट नहीं करी है। सर क्यों नहीं करी, रीज़न दो। पता है इस क्वेश्चन में ना वरना 5 बार अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 5 बार अलग अलग। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रॉफिट को नहीं छेड़ा, प्रॉफिट को, हर साल के प्रॉफिट को नहीं छेड़ा, डेप्रीसिएशन का टैक्स बेनिफिट अलग से निकाल दिया, डेप्रीसिएशन का टैक्स बेनिफिट अलग से निकाल दिया। वैसे अगर आप चाहते, आप कहते नहीं सर मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे तो हर साल अलग अलग करना है, तो वैसे भी किया जा सकता था कि आप हर साल की डेप्रीसिएशन अलग अलग। मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ, मैं ना दोनों तरीके से कराता हूँ। इससे क्या होगा, आप हमेशा के लिए याद आ जाएगा आपको कि हाँ ये तरीका है, ये भी तरीका है, आपको एग्जाम में जो करना होगा आप कर दोगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हर साल हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, और जो डेप्रीसिएशन है वो कितनी है, देखो उन्होंने डेप्शन निकाल दी WDV पे, वो कैलकुलेटर पे निकाल लो, वो तो आप कैलकुलेटर पे निकाल लो, क्योंकि उसने कितने परसेंट कही थी डेप्रीसिएशन, उसने बोला था 20% डेप्रीसिएशन लगेगी। देखिए नहीं 25% डेप्रीसिएशन लगेगी, सॉरी, डेप्रीसिएशन का रेट 25% है, तो आप 25% डेप्शन निकाल दो। आपने क्या किया होगा, 100 करोड़ में से 25% निकाल दो, 25 करोड़ होता है, फिर 75 करोड़ का 25% निकाल दो, फिर ऐसे ही सबका 25% निकाल के उसने डेप्रीसिएशन निकाल ली। ठीक है जी, ये बातें आपको समझ आती हैं मैंने क्या कहा। उसने हर साल की डेप्रीसिएशन निकाल दी, फिर इसका, क्योंकि टैक्स का रेट कितना था 40%, तो इसका 40% निकाल दो, डेप्रीसिएशन का 40% निकाल दोगे तो टैक्स शील्ड आ जाएगी कि आप कितना टैक्स बचा सकते हो। बेटा हर 1 रुपये पे 40% टैक्स जाता है, तो जितनी डेप्रीसिएशन होगी उसका 40% टैक्स बचेगा, तो ये उसका टैक्स से सेविंग होगी, इसे बोल सकते हो टैक्स सेविंग। अब टैक्स सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी उसने, तो यानी डेप्रीसिएशन कुल मिलाकर हमें 0 पीरियड पे 20 करोड़ रुपए का फ़ायदा दे रही है। ये भी एक अच्छा तरीका है प्रेजेंटेशन का। अगर आप कहते हो तो मैं ऑल्टरनेटिव तरीका भी करा देता हूँ आपको, ऑल्टरनेटिव तरीका भी करा देता हूँ। देखो हमने इधर क्या किया है, ध्यान से सुनिए, हमने इधर डेप्रीसिएशन का टैक्स सेविंग निकालकर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी है। इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है सर, एक बारी बताना सर, जरा थोड़ा सा बताओ कि इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या होता है। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका होता है ये, क्या करते हैं आप, सुनिए, आप 5 साल लिखते, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5, आपको ऐसे करना पड़ता। देखो ईयर 1 2 3 4 5 लिखते, और आप लिखते प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन, कि आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन कितना आ रहा था, वो हमने निकाल लिया था, कितना आ रहा था 74 करोड़, वो आ रहा था 74 करोड़। ठीक है जी, तो हम लिख देते 74 करोड़ हर साल हम कमा रहे हैं। फिर इसमें से हम पहले डेप्रीसिएशन माइनस करते, पहले साल की 25, अगले साल की 18.75, उसके अगले साल की 14.06, उसके अगले साल की 10.55, उसके अगले साल की 7.91, ये डेप्रीसिएशन आती। हम डेप्रीसिएशन माइनस करते, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता, उसमें से टैक्स माइनस करते 40%, फिर हमारा बचता जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता, फिर उसमें डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर देते, फिर उसमें डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर देते, तो जो आंसर आता वो CFAT का आता सीधा। मतलब अगर आप चाहते तो आप सीधा CFAT भी निकाल सकते थे इस तरीके से, मतलब आप डेप्रीसिएशन यहाँ पे ऐड बैक करते, फिर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया है कि 5 बार कैलकुलेशन ना करते, फिर जो CFAT आता 1 साल के लिए निकाल लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, है ना। जैसे 74 है, 74 में से 25 चले गए, बचे 49, अब 49 का 0.4 निकालो तो ये आया 19.6, अब इसे माइनस कर दो तो ये बचा 29.4, अब इसमें प्लस 25 कर दो तो ये बचा 54.4। अब इन CFATs को डिस्काउंट किया जाता, फिर इन CFAT को डिस्काउंट करते। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा। इसी तरीके से हम हर साल को सॉल्व करते, नॉर्मली आप ऐसे ही करते हो, नॉर्मली आप ऐसे ही करते हो, सबको याद आ रहा है। बट उसने पता है चालाकी क्या करी, उसने कहा यार देखो प्रॉफिट हर साल का सेम है, तो फिर बार बार अलग अलग क्यों करूं। उसने प्रॉफिट में से एक ही बार टैक्स माइनस कर दिया और सीधा जो अमाउंट आया उसे 5 साल के लिए लिख दिया। देखो इधर उसने लिख दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 से 5 साल तक का है,
और इकट्ठे दिखा दिया 5 साल का, और डेप्रीसिएशन की भी टैक्स बेनिफिट यहीं पे दिखा दी 1 से 5 साल तक की मिलाकर। इधर वर्किंग क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि उसने वर्किंग ऊपर कर दी थी यहाँ पे। ठीक है जी, बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? 5वें साल में हमें कैपिटल लॉस हो रहा है क्योंकि हम मशीन कम की बेच रहे हैं, तो वो कैपिटल लॉस दिखाया उसने। रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल 5वें साल के अंत में 3 करोड़ की वर्किंग कैपिटल वापस आएगी, प्लस सैल्वेज वैल्यू मशीन बिकेगी 20 करोड़ की। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये कैपिटल लॉस कैसे आया? सर ये नहीं समझ आया, ये मैं निकलवा देता हूँ आपको। देखो ये कैसे आया होगा। एक बात बताओ, आपने परचेज कितने की करी थी मशीन? 100 करोड़ की। तो इसकी डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर की कितनी है? 25% डेप्रीसिएशन लगनी है, तो 25 करोड़ लग गई। माइनस करिए, बताइए WDV कितनी हो गई? WDV हो गई 75 करोड़। डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर की कितनी है? कैलकुलेटर अपने ऑन रखिए। 75 का 25%, तो ये आया 18.75 करोड़। 25% था ना। अब आप इसे माइनस कर दीजिए, तो आपके पास WDV कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 56.25। अब इसका 25% निकालिए, तो 14.06। ये भी 25% हो गया आपका। तो बैलेंस बचा आपके पास कितना? 42.1875। ये WDV आ गई। अब इसमें से डेप्रीसिएशन करो 4th ईयर की माइनस। समझ पा रहे हो ना आप मैंने क्या कहा? इसका 0.25, तो ये आता है 10.5469। अब इसे भी माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बैलेंस बचता है 31.6406। अब इसको भी डेप्रीशिएट कर दीजिए बेटा 5th ईयर के लिए। इसका 0.75, 7.91, ये भी 25% है। तो ये बचता है आपके पास 23.7304। ठीक है जी। लेकिन अब ये तो जो बचेगा इसमें से सेल कितने की हुई? स्क्रैप बिका 20 करोड़ का, तो कैपिटल लॉस कितने का आया? कैपिटल लॉस आया 23.73, सॉरी 23 नहीं 3, सिर्फ 3 होना चाहिए, 3.7304। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? अब जितने का लॉस आया इस पर टैक्स सेविंग कितने की आएगी? जब मेरे को लॉस होता है तो लॉस पे टैक्स बचता है, तो इस पर टैक्स सेविंग कितने की आएगी? इस पर टैक्स सेविंग 40% आएगी, तो 3.73। टैक्स सेविंग कितनी थी? टैक्स की परसेंटेज बताओ। क्वेश्चन में टैक्स की परसेंटेज बताओ ज़रा जल्दी से। टैक्स की परसेंटेज है 40, तो इसका 40%, 3.73 का 40%, 1.49। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ रही मैंने क्या कहा? अब हमने जो कंप्यूटेशन करी है वो कंप्यूटेशन हमने इस तरीके से ज़्यादा एग्जैक्ट होकर करी है। उन्होंने क्या करा है? राउंड ऑफ करा है, तो राउंडिंग ऑफ से थोड़ा 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 एरर बढ़ता गया उसका। अगर आप जैसे उनके हिसाब से करोगे, खाली ये वाली फिगर लोगे डेप्रीसिएशंस की, तो आंसर थोड़ा बदल जाएगा। क्योंकि उसने कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज करी है अगर आप देखो, क्योंकि उसने लिखा है 1.12, उसने टैक्स शील्ड ऑन कैपिटल लॉस 1.12 लिया है, यानी वो कहता है कि कैपिटल लॉस 1.12 है, यानी बेसिकली 1.12 डिवाइडेड बाय अगर 0.4 करूँ तो उसका लॉस 2.8 का आ रहा होगा एंड में। हमारा 3.7 का आ रहा है, उसका लॉस 2.8 का आ रहा होगा। उसने शायद जो डेप्रीसिएशन है हमने ज़्यादा एग्जैक्ट करी है, उसने राउंड ऑफ करी है, उस वजह से एरर बढ़ता गया होगा धीरे 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 करके। समझ आ गया ना आपको मैंने क्या कहा? उल्टा हमारा ज़्यादा एग्जैक्ट है, उसका कम एग्जैक्ट है। आप इनका डेप्रीसिएशन का टोटल उठाओ, इसकी टोटल डेप्रीसिएशन उठाओ कितनी आती है, आपको पता लग जाएगा अभी के अभी। देखो 25 प्लस 18.75 प्लस 14.06 प्लस 10.55 प्लस 7.91, उसका डेप्रीसिएशन का टोटल आता है 76.27। 76.27। अब 100 में से अगर इसे हटा दो और फिर 20 का एसेट बेचा है ना,
नहीं, उसका भी 3.73 आ रहा है। अच्छा, उसने बेवकूफ़ी, उसने क्या लिखा है 30% टैक्स, जबकि टैक्स का रेट 30 है 40 है? एक बारी क्वेश्चन को चेक करना, टैक्स का रेट 30 है कि 40 है? यहाँ पे उसने 30% से कर रखा है। ये ICI की मिस्टेक है, 30% नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैक्स रेट तो 40% बोला है, तो 30% कैसे ले रहा है? मतलब देखो, ये हमारी गलती नहीं है, ये तो ICI के सजेस्टेड आंसर की गलती है। हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने यहाँ 30 ले लिया, जबकि टैक्स का रेट 30 था ही नहीं क्वेश्चन में। टैक्स का रेट क्वेश्चन में कितना था? 40। तो फिगर वही आ रही है, उनकी भी वही फिगर आ रही है, देखो उनकी भी वही फिगर आ रही है, 23.73 माइनस 20, तो 3.73 का नुकसान आ रहा है, लेकिन उसने उसे 30% ले लिया है, तो इसलिए उसका आंसर अलग आ रहा है। अब आई डोंट नो कि उसने 30 कैसे लिया, जबकि क्वेश्चन में टैक्स रेट 40% गिवन है, तो हमें 40 से ही करना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं भाई क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करूंगा, जो क्वेश्चन परसेंटेज कह रहा है मैं उसी को मानूंगा। बोलो, आपको बात समझ आ गई कहाँ गलती करी ICI ने? ये अमाउंट थोड़ा सा गलत है, बट ओवरऑल आपको तरीका समझ आ गया। आप बस ये बताओ तरीका समझ आया कि नहीं आया? आप मुझे बताओ तरीका समझ आया कि नहीं आया? मेथड समझ आ गया? क्विकली समझ आ गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अगर आपको ये मेथड और ये बातचीत समझ आ गई है तो अब आपने क्या करना है? देखिए, आपने करने हैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई। मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर में ना, इस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, अगर आपको डर लगता है, आपको लगता है बहुत बड़ा चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्किंग कैपिटल और आपसे नहीं हो रहा, तो एक एडवाइस दूं, बहुत अच्छी एडवाइस, मॉड्यूल पूरा कर लो। पहले पूरा मॉड्यूल कर लो, मॉड्यूल के ऑल क्वेश्चन, ऑल एग्जाम्पल कर लो, अगर आपके पास समय कम है तो, क्योंकि बहुत बार मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है उसी की फिगर डबल हाफ करके। तो पहले आप मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर बड़ा है, लंबा है, आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, ठीक है। बोलिए, मेरी बातें समझ गए आप? मैंने क्या कहा? देखो, अगर आपने मेरी क्लास ले रखी है तो जितने मैंने क्लास में कराए वो रिवाइज कर लो, वो मोर देन सफिशिएंट है, वो कर लो, बहुत है। और ये वाली शीट कर लो, बस क्लास के क्वेश्चन कर लो, ये वाली शीट कर लो, ठीक है। कर लोगे? कल से हम WCM स्टार्ट कर लें, फिर तैयार हो आप लोग WCM पढ़ने के लिए? आ जाओगे ना सब? WCM भी कोशिश करेंगे, 2 क्लास लग जाएगी WCM में। अच्छे से टॉपिक कराऊंगा और हर टॉपिक का कोशिश करूंगा एक एक 2 क्वेश्चन भी कराते रहूँ, ठीक है ना। तो कल मिलेंगे आप लोगों को, और कल हम बात करेंगे WCM के बारे में आपसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, इंजॉय करो। आई विल सी यू गाइस टुमारो। हाँ, संडे को भी होगी क्लास, संडे को निपटा देंगे कोर्स, ठीक है ना। मंडे से कुछ नया स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आज फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे करके निपटा देंगे, और अगर नहीं हुई तो मंडे को शेड्यूल कर दूंगा मैं, आप शेड्यूल देख लेना सुबह क्लास का। चलिए, बाय बाय, इंजॉय करिए, आई विल सी यू टुमारो।